नमस्कार। कक्षा 10वीं में आज का जो प्रकरण है वह मनु भंडारी द्वारा लिखा गया पाठ एक कहानी यह भी। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले लेखक परिचय, लेखिका परिचय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने कई बार बताया भी है कि लेखक परिचय हमें 4 बिंदुओं में करनी होती है। ये लेखिका है, 4 बिंदुओं में लेखक का परिचय देना होता है। पहला है सामान्य परिचय, दूसरा है कृतियां, कृतियां बोले तो साहित्यिक कृतियां, और तीसरा साहित्यिक विशेषताएं, और चौथी बिंदु है भाषा शैली। वैसे तो अब परीक्षाओं में यह नहीं आता है कि मनु भंडारी या किसी लेखक या लेखिका या कवि का परिचय दीजिए, लेकिन यह आ जाता है कि उनका जन्म कहां हुआ, किस जगह हुआ, कौन सी चीजें लिखी उन्होंने। तो ये पूरे समय कभी भी जब आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे उस समय भी आ सकता है कि ये मैं हार गई कहानी किसकी लिखी हुई है। और इसके अलावा साहित्य की उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं ऐसा भी पूछा जा सकता है। ये पाठ से इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि लेखिका मनु भंडारी के साहित्य की क्या विशेषता है। तो अभी मनु भंडारी का परिचय, तो सामान्य परिचय पहला शीर्षक है। सामान्य परिचय में जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा और देश के लिए किन दायित्वों पर रह करके या बिना दायित्व के लिए क्या कार्य किया, और साथ ही उन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला, सम्मान मिला, ये इतना हिस्सा तो प्रारंभिक परिचय में आता है। और इसके बाद कृतियां में उन्होंने कौन कौन सी कृति, कौन कौन सी रचना लिखी, फिर उनके साहित्य की विशेषताएं क्या क्या हैं, उनकी भाषा और शैली। तो सबसे पहले सामान्य परिचय। तो लेखिका मनु भंडारी का जन्म सन 1939 ईस्वी में, सन 1939 ईस्वी में, क्षमा कीजिएगा 1931 है, सन 1931 ईस्वी में राजस्थान के भानपुरा नामक गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, माध्यमिक शिक्षा दीक्षा और उच्च शिक्षा सब इन्होंने अजमेर से ही प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत इन्होंने अध्यापन कार्य किया कोलकाता में और दिल्ली में। इनको हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार द्वारा और भाषा परिषद द्वारा नाट्य अकादमी के द्वारा इनको पुरस्कृत भी किया गया। यह था इनका सामान्य परिचय। इसके बाद कृतियां। तो इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। मूल रूप से ये कहानीकार थे, तो इनकी कृतियां सर्वाधिक कहानी के रूप में ही है। छोटी कहानी तो कहानी, बड़ी कहानी तो उपन्यास। तो इनकी कृतियां मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, आंखों देखा झूठ, त्रिशंकु, और उपन्यास है आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान। ये इनका उपन्यास। साहित्यिक विशेषताएं, मनु भंडारी लेखिका नारी है, इसलिए नारी जीवन पर उनका साहित्य केंद्रित रहा है।
अब नारी के इर्द गिर्द परिवार भी घूमता है, तो परिवार पर भी इनके साहित्य में, नारी जीवन एवं परिवार पर इनके साहित्य में बहुत सारी चीजें इन्होंने अपने साहित्य में नारी जीवन की विसंगतियां और परिवार से संबंधित विषयों को स्थान दिया। समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक विसंगतियों पर भी इन्होंने व्यंग्य किया है। ये साहित्यिक विशेषताएं हुई। भाषा शैली, तो भाषा शैली में सबसे पहले आता है शब्द, उसके बाद फिर वाक्य, फिर शैली। तो लेखिका मनु भंडारी जहां छोटे छोटे संस्कृत नष्ट शब्दों का प्रयोग करती हैं, वही समासिक शब्दों का भी प्रयोग करती हैं, और इनकी भाषा में सहज रूप से अंग्रेजी और उर्दू भाषा के शब्द भी आते हैं। छोटे छोटे सामासिक संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ साथ तद्भव और विदेशी शब्दों से भी इनका वाक्य सुगठित और व्यवस्थित रहता है, और इस कारण से इनकी भाषा सर्वग्राही बन जाती है। ये वर्णन करती हैं अधिकांशतः, तो वर्णनात्मक शैली इनकी प्रमुख है। समासिक शब्दों का प्रयोग करती हैं और संवादात्मक कथानक होते हैं, संवादात्मक विषय होती है, इसलिए संवादात्मक शैली भी है। तो ये लेखिका मनु भंडारी का परिचय था। इसके बाद आज की अतिथि में जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी। यहां से लेकर दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी थे। यहां तक का भाग मैं पहले आदर्श वाचन कर रहा हूं, फिर आप अनुकरण वाचन करिएगा। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानुपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वो बेहद कोमल, संवेदनशील, और दूसरी ओर बेहद क्रोधी, अहंकारी थे, अहमवादी थे। तो समस्त पदों का भी बहुत प्रयोग किया है इन्होंने, जैसे भाई बहन, भाई और बहन। द्वंद्व समास। इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व विहीन, व्यक्तित्व विहीन, व्यक्तित्व से विहीन,
उर्दू भाषा के शब्दों का बहुत प्रयोग कर रखा है इन्होंने और सहज प्रयोग किया। कई जगह संस्कृतनिष्ठ शब्दों में भी उर्दू भाषा के शब्द लगाए हैं। जैसे अभी देखिएगा उपसर्ग और प्रत्यय में देखें तो व्यवस्था, इसके अलावा व्यक्तित्व, व्यक्ति धरित्व, इसी तरह से विहीन, तो उर्दू भाषा के शब्द देखिए मोहल्ला, तो जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला यानी क्रम शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। यद्यपि इनका जन्म अजमेर के ब्रह्मपुरी नहीं, यद्यपि इनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन जो इन्हें यादें हैं अभी, जो इनकी यादों का क्रम जो इनकी स्मृति में इन्हें स्मरण हो रहा है, वह है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में, अजमेर शहर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान जो इनके पिताजी ने लिया था, उस 2 मंजिला। अभी देखिए उस शब्द 2 मंजिला के साथ साथ उस 2 मंजिला लगा दिया, उस 2 मंजिला मकान। तो मकान संज्ञा है, 2 मंजिला जो है ये विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाची विशेषण, यहां लिखा है मैंने। तो उस 2 मंजिला मकान से जिसकी ऊपरी मंजिल में ऊपरी तल पर पिताजी का साम्राज्य था, यानी वहां पूरी तरह से पिताजी का ही प्रभाव रहता था,
वैसे तो इनके पिताजी का साम्राज्य पूरे घर में था, सब जगह था, लेकिन ऊपरी मंजिल पर कोई जाता भी नहीं होगा, और जाता होगा तो उनके लिए व्यवस्था करने हेतु ही जाता होगा, अन्यथा नहीं जाता होगा। जहां वे निहायत उर्दू भाषा का शब्द है। निहायत का मतलब हुआ पूरी तरह से, पूर्णतया। अव्यवस्थित, उपसर्ग है, व्यवस्था मूल शब्द, इत प्रत्यय। अव्यवस्थित ढंग से, फैली बिखरी, फैली और बिखरी समासिक शब्द है, फैली और बिखरी द्वंद्व समास। पुस्तकों और पत्रिकाओं, इसमें भी द्वंद्व समास है, और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। लेखिका कह रही उस 2 मंजिला मकान के ऊपरी तल पर पिताजी का साम्राज्य था, प्रभाव था, वहां पर वो पूर्णतः अव्यवस्थित ढंग से रहते थे। कॉपी किताब चारों तरफ छितरी रहती थी, सारी चीजें अव्यवस्थित रहती थी। वहां या तो उनके पिताजी कुछ पढ़ते रहते थे या अपने सहायक को डिक्टेशन, इमला बोलते, कुछ डिक्टेट करते रहते थे। नीचे हम भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी वे पढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। और नीचे इनके भाई बहन साथ रहते थे, इनकी माँ भी रहती थी। माँ कैसी थी? वे पढ़ी लिखी, यानी बिना पढ़ी लिखी। लेकिन एक शब्द इन्होंने प्रयोग किया, व्यक्तित्व विहीन। अब ये व्यक्तित्व विहीन शब्द का प्रयोग इन्होंने क्यों किया भगवान जाने। मुझे लगता है कि ये आंग्ल भाषा के प्रभाव से इन्होंने व्यक्तित्व शब्द का अर्थ पर्सनालिटी से लिया है, और पर्सनालिटी का जो अंग्रेजी में अर्थ है वही अर्थ लेकर के इन्होंने अपनी माता के लिए व्यक्तित्व विहीन शब्द का प्रयोग किया। तो जबकि व्यक्तित्व विहीन हम किसको कहेंगे? देखिए ये शब्द है व्यक्तित्व, व्यक्ति, इसी को पर्सन बोलेंगे, इसी से पर्सनालिटी बनी, इसी शब्द से। तो पर्सन अंग्रेजी भाषा के पर्सोना से लिया गया, पर्सोना से पर्सन बना, पर्सन से पर्सनालिटी बनी, और व्यक्ति से व्यक्तित्व बना। तो पर्सन जो है वो इंडिविजुअल है, और व्यक्ति जो है वह भी अकेला है। लेकिन अर्थांतर तब हो जाता है जब हम अंग्रेजी से इसका अर्थ लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में क्या है कि पर्सनालिटी में किन चीजों का विकास होगा? पर्सनालिटी में विकास होगा अहम का, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जब विकास होगा तब वह माना जाएगा कि उसकी पर्सनालिटी डेवलप है। जैसे इन्होंने अपनी माता को कहा व्यक्तित्व विहीन। क्यों कहा व्यक्तित्व विहीन? क्योंकि उनके अंदर अहंकार नहीं था, वे सबको समर्पित थे, अपने बच्चों को भी, अपने पति को भी। और हमारे देश में माताओं के लिए यह सर्वथा इसी प्रकार का स्वरूप दिखाई पड़ता है। अब इन्होंने अंग्रेजी से लिया। अंग्रेजी में होता क्या है कि हर व्यक्ति अपनी डिग्निटी के अनुसार कार्य करता है, और उसका ईगो जितना डेवलप रहता है ये माना जाता है कि उसकी पर्सनालिटी उतनी ही डेवलप हो। जबकि जब संस्कृत का व्यक्ति शब्द, व्यक्तित्व शब्द आता है तो व्यक्तित्व में अहंकार समाप्त की बात होती है। व्यक्ति तक तो एक पर्सन है, लेकिन जब स्व प्रत्यय लग गया तो उसका अहंकार समाप्त हो जाए, समर्पण की भावना हो, उसमें प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, ममता हो, त्याग हो, बलिदान हो।
इसका समग्र रूप जो है उसका व्यक्तित्व होता है। तो ये अर्थ जो है अंग्रेजी भाषा से इन्होंने सीमित करके लिया और अपनी माता को व्यक्तित्व विहीन कह दिया। देखिए कितना अंतर आ गया। हम सबकी माताएं हैं और हम सबके लिए वो पूरी तरह से समर्पित थी और हमारे पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर रहते। तो क्या हम उन्हें व्यक्तित्व विहीन कहेंगे? उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, यही उनका व्यक्तित्व है, यही दिव्य स्वरूप उनका व्यक्तित्व है। लेखिका के इस बात से मैं सहमत नहीं हूं जो इन्होंने अपनी दिव्य माता के लिए व्यक्तित्व विहीन शब्द का प्रयोग किया। तो हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन मां सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। अब यह तत्परता माता की सदैव रहती है हर बच्चों के लिए, और इस तत्परता में प्रसन्नता भी होती है। शायद लेखिका यह देखना भूल गई कि उनकी माता में भी प्रसन्नता पूर्वक वो अपने बच्चों के लिए काम करती रही होंगी, लेकिन यह हो सकता है उनके पिता के द्वारा डराया धमकाया जाता था और बहुत डर का वातावरण था, इसलिए वो अपनी प्रसन्नता अपने बच्चों के लिए जाहिर नहीं कर पाती रही होगी और यही कारण है संभवतः लेखिका ने ऐसा महसूस किया होगा। तो हम सबकी इच्छाओं और पिता की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर, बी रेडी, हमेशा तैयार रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था। लेखिका के पिताजी जब इंदौर में थे तो वहां पर उनकी बड़ी प्रतिष्ठा और बड़ा सम्मान था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज में सुधार का कार्य करते थे। शिक्षा के वो सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, बल्कि उन्होंने उन दिनों 8-8, 10-10 संख्यावाची विशेषण है, विद्यार्थियों को अपने साथ अपने घर पर अपने खर्चे पर रख करके पढ़ाया भी। यह उनकी खुशहाली उर्दू भाषा का शब्द है, इसका अर्थ हुआ प्रसन्नता, सुख के दिन थे, समृद्धि के दिन थे। एक और वो बेहद मतलब जिसकी कोई हद, मतलब बे उपसर्ग है, हद मूल शब्द है, तो बे का अर्थ हुआ निषेध, हद का मतलब सीमा, यानी जहां कोई सीमा ना हो अर्थात असीम। बेहद कोमल, अभी देखिए उर्दू शब्द के साथ संस्कृत का शब्द कोमल जोड़ा और संवेदनशील व्यक्ति थे। तो दूसरी तरफ अहमवादी, अभी देखिए अहम के साथ इन्होंने अहम शब्द संस्कृत का है, इसमें वादी प्रत्यय उर्दू का लगा दिया, अहमवादी बना दिया। तो बड़ी सुंदरता से ये संस्कृत के शब्दों को भी उर्दू के भाषा से जोड़ करके हमारी भाषा में अपनी भाषा में शामिल करने में इनको बहुत प्रवीणता हासिल है। तो कहती है बेहद कोमल थे, बहुत संवेदनशील थे। तो दूसरी तरफ बेहद बहुत क्रोधी थे और बहुत अहमवादी थे, यानी उनका अहंकार अपने चरम पर था और वे अपने अहंकार से कभी समझौता नहीं करते थे। तो आज के दिन सिर्फ इतना ही लेखिका परिचय आप लिखेंगे और ये विशेषण विशेष से समस्त पद उपसर्ग प्रत्यय उर्दू भाषा के शब्द, अंग्रेजी का एक ही शब्द है इसमें डिक्टेशन, इनको भी लिखे रखिएगा। और एक पत्र आप लिख सकते हैं समाचार पत्रों को कि लेखिका मनु भंडारी के इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूं। यदि आपको लगता है कि उनकी माता उनकी माता व्यक्तित्व विहीन थी। दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि लेखिका ने ऐसा अपनी माता को व्यक्तित्व विहीन क्यों कहा।
लेखिका ने अपनी माता को व्यक्तित्व विहीन क्यों कहा है? क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हां तो क्यों? यदि ना तो